नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। चर्चा में आई डिप्थीरिया बीमारी। बैक्टीरिया से फैलता है डिप्थीरिया। ये बैक्टीरिया ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है टारगेट। भारत को ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में तब्दील करने की तैयारी। बायो मैन्युफैक्चरिंग में बायो मटेरियल से बनाए जाते हैं प्रोडक्ट। फार्मा, फूड एंड ड्रिंकिंग इंडस्ट्री सहित कई सेक्टर में है इसका इस्तेमाल। और अमेरिका ने भारतीय नागरिक पर पन्नू की हत्या का लगाया आरोप। व्यक्ति का नाम बताया विकास यादव। FBI ने विकास यादव को डाला वांटेड लिस्ट में। आइए देखें। कुछ दिन पहले पंजाब के फरीदकोट में 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। मौत का कारण डिप्थीरिया बताया गया है। हेल्थ ऑफिसर्स ने कहा कि बच्ची को प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, जबकि पंजाब सरकार की रिपोर्ट कहती है कि राज्य में लगभग 96% बच्चे पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। चलिए समझते हैं कि डिप्थीरिया क्या है, इससे कितना खतरा हो सकता है और इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के लिए जिम्मेदार एक बैक्टीरिया है जिसे कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया एक ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है, यानी इससे गला, नाक, टॉन्सिल संक्रमित हो जाते हैं। इसी वजह से डिप्थीरिया को आम भाषा में गला घोंटू भी कहते हैं और अंग्रेजी में बुल नेक भी कहते हैं, क्योंकि गला या गर्दन इसमें बहुत सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। इसमें गले में खराश, आवाज़ बैठना, गर्दन में सूजे हुए लिम्फ नोड्स हो जाना, सांस लेने में कठिनाई होना या तेज सांस लेना, बुखार, गले में ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन का बनना यानी गले और टॉन्सिल को ढकने वाली एक मोटी झिल्ली का बनना जैसे लक्षण दिखते हैं। ये झिल्ली इतनी खतरनाक होती है कि इससे मरीज की दम घुटने से मौत हो सकती है। दूसरी बात यह कि डिप्थीरिया फैलाने वाले बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो दिल, किडनी और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, लेकिन इससे होने वाली मृत्यु दर कम है। अब सवाल है कि डिप्थीरिया से कैसे बचा जाए। डिप्थीरिया के इलाज के लिए एंटीटॉक्सिन और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए टीकाकरण किया जाता है। 0 से 16 वर्ष के बीच 7 डोज लगवाए जाते हैं। बच्चे के 1 साल का होने से पहले 3 डोज दी जाती हैं। बच्चे के 2 वर्ष के होने पर डिप्थीरिया, परटूटिस और टेटनस का DTP का बूस्टर शॉट, बच्चे के 6 साल का होने पर 5वीं डोज और 10 से 16 साल की आयु में 1-1 डोज दी जाती है। यानी डिप्थीरिया से बचने के लिए नियमित टीकाकरण कराना चाहिए। इसलिए डिप्थीरिया के टीके को भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि 2023-24 में 1 साल की एज कैटेगरी के 93.5% भारतीय बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। हमने पहले भी बताया कि डिप्थीरिया एक बहुत ही ज्यादा संक्रामक बीमारी है और 2023-24 के डेटा से पता चलता है कि भारत में डिप्थीरिया के लगभग 84% मामले केवल 10 राज्यों में ही सामने आए हैं। ये राज्य हैं केरल, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, नागालैंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से। WHO के पिछले 5 साल के डेटा को अगर देखते हैं तो 2018, 19, 20, 21, 22 में क्रमशः 8,688, 9,622, 3,485, 1,768 और 3,286 मामले सामने आए। वहीं 2023 में भारत में डिप्थीरिया के 3,850 मामले सामने आए। आप जब डेटा के पैटर्न पर गौर करेंगे तो 2021 के बाद से आप बीमारी के मामले बढ़ते देखेंगे, जो कि चिंता की बात है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने एक समारोह में कहा कि भारत को ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में तब्दील किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि देश को बायो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में वैश्विक दृष्टिकोण रखना चाहिए और इसके लिए वैश्विक रणनीति तैयार की जानी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर सीधी भाषा में समझें तो बायो मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी का एक टाइप है जिसमें बायोलॉजिकल मटेरियल से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टील, प्लास्टिक एक्सेट्रा का यूज किया जाता है, वैसे ही बायो मैन्युफैक्चरिंग में सूक्ष्म जीवों, पशुओं की कोशिकाओं या पौधों की कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली इन कोशिकाओं को प्राकृतिक रूप से हासिल किया जा सकता है। अगर नहीं हासिल किया जा सकता है तो फिर आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल करके भी इन्हें बनाया जा सकता है। बायो मैन्युफैक्चरिंग से दवाइयां, खाद्य और पेय पदार्थ और इंडस्ट्रीज के लिए बायो मटेरियल और बायो मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। खास बात यह है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग में प्राकृतिक रूप से होने वाली एक्शन और रिएक्शन का इस्तेमाल होता है।
आप में से बहुत से लोग हर रोज एक प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल होता है। ये प्रोडक्ट है ब्रेड। ब्रेड बनाते समय फर्मेंटेशन के लिए सूक्ष्म जीवों और एंजाइमों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही बियर बनाई जाती है। देखिए, बायो मैन्युफैक्चरिंग के कई फील्ड्स में इस्तेमाल हैं, जैसे फार्मा इंडस्ट्री, फूड एंड ड्रिंकिंग इंडस्ट्री, बायो एनर्जी, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। अब बायो मैन्युफैक्चरिंग के कई फायदे भी हैं जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड में नहीं हैं, जैसे इसकी पर्यावरणीय लागत कम से कम है, यानी इसका एनवायरनमेंट पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ये कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है और प्रोडक्शन के लिए कम जमीन और कम पानी लगता है, यानी रिसोर्स बहुत कम इस्तेमाल होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में शुरुआती लागत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भविष्य को देखते हुए ये तरीका ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है। अब भारत में बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल की बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और क्लस्टर, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021 से 25, ये सारी ऐसी पहलें हैं जिनकी सहायता से इंडिया को ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में तब्दील किया जा सकता है। भारत बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले रहा है। DBT ने कुछ समय पहले USA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। DBT बायो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में इंडिया को विश्वगुरु बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। DBT मतलब है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ये भारत सरकार का एक विभाग है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। DBT भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास और व्यावसायीकरण के लिए काम करता है। DBT बायो केयर प्रोग्राम, बायोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम और JRF कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम चलाता है, जिससे जैव प्रौद्योगिकी और इससे जुड़े क्षेत्रों में अनुसंधान हो सके और बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेज मिल सके। आपको बता दें कि भारत की बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी का साइज 2021-22 में $80 बिलियन था और अनुमान है कि 2025 तक इसका साइज $150 बिलियन हो जाएगा। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी GS में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। अमेरिका ने एक मुकदमे में एक भारतीय नागरिक पर खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। अमेरिका ने इस व्यक्ति का नाम बताया है विकास यादव। अमेरिका ने विकास यादव पर भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इस आरोप को सनसनी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि विकास यादव एक भारतीय सरकारी कर्मचारी है। इतना ही नहीं, FBI ने यादव को अपनी वांटेड लिस्ट में डाल दिया है और FBI ने यादव की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। अमेरिका के अनुसार विकास यादव भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत था, जो भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय का एक हिस्सा है। विकास यादव को सिक्योरिटी मैनेजमेंट और खुफिया विभाग में सीनियर फील्ड ऑफिसर बताया गया है। मुकदमे के बयान में बताया गया है कि विकास यादव भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी काम कर चुका है। विकास यादव यहां सहायक कमांडेंट की पोस्ट पर था। इसके अलावा अमेरिका के अनुसार विकास यादव ने काउंटर इंटेलिजेंस फाइटर प्लेन, हथियार और पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग भी प्राप्त की है। कुल मिलाकर अमेरिका विकास यादव को एक रॉ एजेंट बताने की कोशिश कर रहा है। मुकदमे में कहा गया है कि पिछले साल विकास यादव ने भारत और अन्य जगहों पर निखिल गुप्ता सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर अमेरिका की धरती पर एक वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रची थी, जो न्यूयॉर्क शहर में रहने वाला भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक था।
इस मुकदमे में पन्नू का नाम नहीं लिया गया है और उसकी पहचान पीड़ित के रूप में की गई है। विकास यादव का साथी निखिल गुप्ता पर भी पहले आरोप लग चुके हैं और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दिया गया था। मुकदमे के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत के 39 वर्षीय विकास यादव और 53 वर्षीय निखिल गुप्ता पर भाड़े पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा हत्या करने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया है, जिसके लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप, जिसमें अधिकतम 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को बस स्टैंड छोड़ने आए हैं। आपकी पार्टनर बस में बैठ जाती है और बस चलने लग जाती है। तभी अचानक आपको याद आता है कि एक स्पेशल गिफ्ट जो आपको उसे देना था वो तो आपकी जेब में ही छूट गया। गिफ्ट ना देने के कॉन्सिक्वेंसेज आप जानते हैं, इसलिए अब आप पवन के वेग से अपनी KTM 390 को भगाते हुए बस का पीछा करते हैं और बस की स्पीड को मैच करते हुए ठीक उसी खिड़की के सामने आ जाते हैं और गिफ्ट को सक्सेसफुली डिलीवर कर देते हैं और हैंडशेक भी कर लेते हैं। देखिए, ऐसे काम बहुत जोखिम भरे होते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन खुद सोचिए कि जोखिम का लेवल क्या होगा जब ऐसा कारनामा स्पेस में हो। स्पेस में लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली सैटेलाइट किसी दूसरी सैटेलाइट से हैंडशेक करे तो यह कितना जोखिम भरा और रोमांचक होगा। तकनीकी भाषा में दो मैन मेड ऑब्जेक्ट को स्पेस में एक ही लाइन में रखकर जोड़ने को या कनेक्ट करने को डॉकिंग कहते हैं। अब भारत का इसरो ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। इसरो के लिए यह डॉकिंग प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रयान 4 और प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के मिशनों के लिए डॉकिंग बहुत जरूरी है। इसरो ने इस प्रयोग का नाम दिया है स्पैडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इस मिशन के तहत 2 उपग्रहों को एक ही रॉकेट द्वारा थोड़ी अलग अलग कक्षाओं में भेजा जाएगा और फिर इनको कनेक्ट किया जाएगा। इस मिशन की एक खास बात यह है कि अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ATL ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए 400 kg के 2 उपग्रहों का निर्माण वो कर रहा है और पहली बार है कि इसरो अपने उपग्रहों को पूरी तरह से भारतीय निजी उद्योग द्वारा एक निजी सुविधा में असेंबल करेगा, एकीकृत करेगा और परीक्षण करेगा। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल, नेशनल और रीजनल लेवल पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख को नापता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ संस्था हर साल GHI प्रकाशित करता है। मकसद है भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में जागरूकता को पैदा करना, समझ पैदा करना और दुनिया के उन क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करना जहां भूख का स्तर सबसे ज्यादा है और जहां अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है। GHI की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है जो 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड है। ये इंडिकेटर्स हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 24 में भारत का स्कोर था 27.3। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज में क्या है खास। FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन ने 2024 हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम का उद्घाटन किया। हैंड इन हैंड पहल गरीबी, भूख और असमानता को कम करने के लिए एग्री फूड सिस्टम में बदलाव लाने पर केंद्रित है। यह भू-स्थानिक टेक्नोलॉजी और साझेदारी के जरिए आय बढ़ाने, पोषण सुधारने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। इस पहल के तहत उन देशों को प्राथमिकता दी जाती है जहां गरीबी और भूखमरी सबसे ज्यादा हों और प्राकृतिक तथा मानवीय संकटों के कारण चुनौतियां अधिक हों। यह 2019 में शुरू की गई FAO की प्रमुख पहल है। अब तक 72 देश हैंड इन हैंड पहल में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल भारत इसका हिस्सा नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह यानी एडवांसमेंट्स ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेद का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया। 3 दिवसीय यह आयोजन आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करने और आयुर्वेद को भविष्य में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। सम्मेलन में आयुर्वेद, एथनो मेडिसिन, गुणवत्ता नियंत्रण और वैश्वीकरण जैसे विषयों पर चर्चा चल रही है। सम्मेलन में देश भर में 10 नए आयुर्वेद केंद्र खोलने की घोषणा की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में डिजिटल इंडिया इनोवेशन जोन का उद्घाटन किया। यह जोन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिजी लॉकर, यूपीआई, आधार और ई संजीवनी पर केंद्रित है। यहाँ उमंग, डिजी लॉकर और ओएनडीसी जैसी सेवाओं का अनुभव लिया जा सकता है। आपको बता दें कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 15 से 18 अक्टूबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें 120 देशों के 400 से अधिक एग्जीबिटर्स और 900 स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया है और 5G, 6G, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और उन्नत टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर विचार और नॉलेज को साझा किया है। भारत ने टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। आईआईटी कानपुर और आईसीएमआर के सहयोग से एक हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस विकसित की गई है, जो मौजूदा विकल्पों से आधी कीमत पर उपलब्ध होगी। यह डिवाइस टीबी की शुरुआती स्तर पर पहचान करने में मदद करेगी और डिवाइस को मरीजों के घर तक आसानी से ले जाया जा सकता है, जिससे स्क्रीनिंग प्रक्रिया और आसान बनेगी। आईसीएमआर के प्रमुख ने ICDRA 2024 में इस उपलब्धि की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने 3 एमपॉक्स परीक्षण किट और सिकल सेल एनीमिया के लिए 18 परीक्षणों की भी घोषणा की। भारत सरकार ने स्कैम से बचो राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यह पहल मेटा और प्रमुख मंत्रालयों ने मिलकर शुरू की है। इसका मकसद धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से लड़ना है। यह अभियान नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के लिए उपकरणों से सशक्त बनाने का प्रयास करता है। इसे ऑनलाइन खतरों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि भारत में 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और साइबर धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में 1.1 मिलियन मामले दर्ज हुए थे। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम का उद्घाटन किस संस्था के द्वारा किया गया है? WHO, FAO, यूनेस्को या फिर WTO? अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। डिप्थीरिया में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे थे मैंने और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, ओरछा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओरछा में जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर, अमर महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित हैं। ओरछा केन नदी के किनारे स्थित है। सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से त्रिपिटक में क्या शामिल नहीं है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर जातक कथाएं? और सही जवाब है ऑप्शन डी, जातक कथाएं। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF रोजाना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।